Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. UGC नेट पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग यूनिट में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में। इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होता है, ये फॉर्मल फैलेसीज से कैसे डिफरेंट होती हैं। टोटल 16 टाइप की इनफॉर्मल फैलेसीज हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। आज की इस क्लास में हम लोग फॉर्मल फैलेसीज एंड इनफॉर्मल फैलेसीज से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि दिसंबर 2023 एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को मिस नहीं करना है, शुरू से एंड तक सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके साथ ही जून 2024 एग्जाम के लिए लॉजिकल रीजनिंग यूनिट में हम लोग 6 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड आपके सामने जितने भी ये कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं ये सारे ही लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, वेन डायग्राम, स्लोजिज्म, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मूड एंड फिगर, फॉर्मल फैलेसीज एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो LR4 जून 2024 एग्जाम के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अलग से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप लोग अच्छे से जाकर इन कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हो। उसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, उसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं शेयर करती रहती हूँ। एंड अगर आज की ये क्लास आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है या एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और उसके साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। बिकॉज अगर आप लोग अप्रिशिएट करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करें। ओके, तो आप लोगों का अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आप लोग प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। द फैलेसी ऑफ पोस्ट होक अर्गो प्रॉक्टर होक इम्प्लाइज दैट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, फैलेसी का नाम है पोस्ट हॉक अर्गो प्रॉप्टर हॉक इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब क्या है इस फैलेसी का? रिलेटिंग टू इवेंट्स कॉज्ड वन आफ्टर अनदर, या फिर रिलेटिंग टू साइमल्टेनियसली अकरिंग इवेंट्स, या फिर रिवर्सिंग दी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को, कारण प्रभाव के रिलेशनशिप को उलट देना, या फिर यूजिंग आर्ग्यूमेंट इन नैरो सेंस, यानी आर्ग्यूमेंट को एक संकीर्ण अर्थ में उपयोग करना या प्रयोग करना। तो मैंने आप लोगों को फैलेसीज वाली क्लास में समझाया था कि आपको नाम से याद रखना है। मैंने आपको बताया था पोस्ट से आपको याद रखना है आफ्टर, आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस, यानी अगर कोई घटना किसी घटना के बाद घटित हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये बाद वाली जो घटना हुई है या जो इवेंट हुआ है वो पहले वाली की वजह से हुआ है। जैसा आपने कोई लॉटरी जीती, उस लॉटरी को जीतने के बाद आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप ऐसा मान लेते हो कि जो आपके घर में चोरी हुई है उस लॉटरी को जीतने की वजह से हुई है, कि आपने पहले लॉटरी जीती थी उसके बाद आपके घर में चोरी हुई। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप दोबारा से लॉटरी कोई जीतते हो तो आपको फिर से वही बात याद आएगी कि लास्ट टाइम मैंने लॉटरी जीती थी तो मेरे घर में चोरी हुई थी, इस टाइम भी मैंने लॉटरी जीती है तो मेरे घर में इस बार भी चोरी हो सकती है। तो जब आप दो इवेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हो, और कैसे, वन आफ्टर अनदर, यानी एक इवेंट बाद में हुआ और एक इवेंट पहले हुआ और उसको एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट आप मान लेते हो, वो होता है पोस्ट हॉक फैलेसी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिलेटिंग टू इवेंट्स कॉज्ड वन आफ्टर अनदर। ठीक है, आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। देयर मस्ट बी इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, नो वन हैज़ प्रूवन दैट देयर इजंट। यानी यहाँ पर आपसे कहा गया है, इस स्टेटमेंट में आपको ये बताना है कि कौन सी फैलेसी होगी कि अन्य ग्रहों पर बुद्धिमान जीवन होना चाहिए। किसी ने भी ये साबित नहीं किया है कि ऐसा नहीं है। मतलब किसी ने भी अभी तक ये साबित नहीं किया है कि दूसरे प्लैनेट्स पर इंटेलिजेंट लाइफ नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे? अपील टू इग्नोरेंस कहोगे, फॉल्स कॉज कहोगे, स्लिपरी स्लोप कहोगे, या फिर हेस्टी जनरलाइजेशन। इन सारी फैलेसीज को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। इन सारी फैलेसीज का मतलब हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अपील टू इग्नोरेंस का मतलब होता है जब आप सच्चाई को झुठलाते हो, यानी आप किसी चीज़ को सच इसलिए मान लेते हो क्योंकि आप उसको झूठ प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, गॉड है क्योंकि कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता कि गॉड नहीं है, इसीलिए गॉड है।
सब लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, किस लिए? क्योंकि कोई भी प्रूव नहीं कर सकता कि गॉड नहीं है। तो इस तरह की जो फैलेसी होती हैं, जिसमें आप किसी चीज़ को सच मान लेते हो, किस लिए? क्योंकि आप उसको झूठ साबित नहीं कर सकते, आप इग्नोर कर रहे हो, तो वहाँ पर होता है अपील टू इग्नोरेंस। इसके अलावा किसी भी तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कोई भी प्रूव, ये क्या लिख रहा है? प्रूव, कोई भी प्रूव नहीं कर सकता कि ये झूठ है इसीलिए ये सच है। इस तरह का अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको दिखता है, वहाँ सीधा सा आंसर होगा अपील टू इग्नोरेंस। फॉल्स कॉज का मतलब है कि जब हम किसी बात का गलत कारण मान लेते हैं, वो कारण हो ही नहीं सकता लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि यही इसका कारण है, वहाँ होता है फॉल्स कॉज, जो कि यहाँ पर नहीं है। स्लिपरी स्लोप का मतलब है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, मतलब एक तरीके से राई का पहाड़ बनाना, कि अगर आपने आज पढ़ाई नहीं की तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। इस तरीके से अगर हम कहते हैं कि एक इवेंट, अगर एक चीज़ आप नहीं कर सकते हो तो वो बहुत सारी आगे की चीज़ों को जन्म देती है, स्लिपरी स्लोप उसको कहेंगे। जैसे कि अगर आप, स्लिपरी स्लोप को हमने कैसे याद किया था कि अगर आप ठीक से नहीं चले तो आप गिर जाओगे, स्लिप हो जाओगे। ऐसा आप लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि जैसा आपने मेहनत नहीं की तो आप ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। हेस्टी जनरलाइजेशन में हमने क्या समझा था? हेस्टी जनरलाइजेशन में हमने समझा था कि जब हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, एक पर्टिकुलर इवेंट को बाकी सभी पर जनरलाइज कर देते हैं। जैसे आप पार्क में बैठे हो, आपने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, आपने उन बच्चों को खेलते हुए देखकर वो बहुत शैतानी कर रहे थे, आपने क्या कहा? आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो रहे हैं, आज के बच्चे बहुत शैतान हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने सामने एक इंसिडेंट देखा, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, लेकिन उस एक एग्जाम्पल को आप सब पर जनरलाइज कर देते हो। जैसे एक व्यक्ति को आपने एक स्मोकिंग करते हुए देखा तो आप कह देते हो कि आज की जो यंगर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रही है। देखा आपने एक को लेकिन जनरलाइज कर दिया सब पर। तो आप किसी एक एग्जाम्पल को अगर सब पर जनरलाइज कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर, अपील टू इग्नोरेंस। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which informal fallacy is committed in the following argument? The quality of higher education in our country has been declining for years. Therefore, we can conclude beyond doubt that university teachers are not doing their jobs these days. देखो, इसको हिंदी में भी पढ़ो आप लोग और इंग्लिश में भी, और उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कौन सी फैलेसी होगी, क्योंकि मैं सारी फैलेसी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर लिख रहा है, हमारे देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता वर्षों से गिर रही है, इसलिए हम बिना किसी संदेह के ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षक इन दिनों अपना काम नहीं कर रहे हैं। क्या इसका ये सही कारण हो सकता है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, जो क्वालिटी है हायर एजुकेशन की, वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, वर्षों से गिर रही है। ठीक है, वर्षों से गिर रही है, इसीलिए हमने क्या कंक्लूड किया, हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं वो आजकल सही काम नहीं कर रहे हैं। गिर रही है वर्षों से, देखो गुणवत्ता गिर रही है वर्षों से, और इसका कारण हम क्या मान रहे हैं कि आजकल शिक्षक अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ दिन ब दिन खराब होती जा रही है वर्षों से? ठीक है, वर्षों से उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है और उसका हम कारण बता रहे हैं कि आजकल यूनिवर्सिटी टीचर्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सीधा सा आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पर कारण गलत बताया जा रहा है। क्या ये कारण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फॉल्स कॉज क्या होता है, इसको नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि गलत कारण, गलत कॉज बताना। तो यहाँ पर कारण गलत बताया गया है, इसीलिए आंसर हो जाएगा फॉल्स कॉज। ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। स्लिपरी स्लोप मैं आपको समझा चुकी हूँ। हेस्टी जनरलाइजेशन, यहाँ पर कोई जनरलाइज नहीं की गई है बात। स्लिपरी स्लोप वाला भी कोई एग्जाम्पल नहीं है, और स्ट्रोमैन फैलेसी मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फॉल्स कॉज फैलेसी। नेक्स्ट, फैलेसी इन विच अ प्रपोजिशन इज हेल्ड टू बी ट्रू जस्ट बिकॉज it has not been proved false, or false just because it has not been proved true is called। यानी कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, देखो, fallacy in which proposition is held to be true, वह भ्रांति जिसमें किसी प्रस्ताव को, किसी प्रपोजिशन को केवल इसलिए सच मान लिया जाता है क्योंकि वो असत्य या फिर फॉल्स प्रूव नहीं की जा सकती, इसलिए उसको सत्य मान लिया जाता है। या फिर किसी भी चीज़ को असत्य केवल इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि वो सत्य सिद्ध नहीं हो सकती। मतलब आप किसी चीज़ को झूठ मान रहे हो क्योंकि वो सच प्रूव नहीं हो सकती, और किसी चीज़ को सच मान रहे हो क्योंकि वो झूठ प्रूव नहीं हो सकती।
तो इसका अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था, इसका आंसर क्या होगा? इग्नोरेंस। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, जब आप इग्नोर कर रहे हो, जैसे गॉड वाला मैंने एग्जाम्पल लिया था अभी, तो उसी तरीके से आपको जहां पर भी प्रूव वाला वर्ड मिल जाए कि आप ट्रू प्रूव नहीं कर सकते इसलिए फॉल्स है, या फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते इसलिए ट्रू है, इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल मिल जाए, आंसर क्या होगा? आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन यहाँ पर नहीं होगा। इररिलेवेंट कंक्लूजन, यहाँ पर कंक्लूजन इररिलेवेंट तरीके से ड्रॉ नहीं किया गया है, तो ये भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह की कोई फैलेसी हमने पढ़ी नहीं है। हेस्टी जनरलाइजेशन हम समझ चुके हैं, वो भी यहाँ पर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। आप लोग सिर्फ मेरे आंसर को मत देखना, आप लोग वीडियो को पॉज करना, उसके बाद खुद से देखना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको खुद से एनालाइज करना आना चाहिए। आपने सारी फैलेसीज अच्छे से पढ़ ली हैं, चाहे यहाँ पर पढ़ी या किसी भी चैनल पर पढ़ी, सारी आपकी पढ़ी हुई हैं, तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आंसर कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन दी आर्ग्यूमेंट। अब ये क्वेश्चन फॉर्मल फैलेसीज से रिलेटेड है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रीमाइस 1 कहता है नो ट्रेजिक एक्टर्स आर हैप्पी मैन। प्रीमाइस 2 कहता है सम कॉमेडियंस आर नॉट हैप्पी मैन। देयरफॉर हम इसका कंक्लूजन देते हैं सम कॉमेडियंस आर नॉट ट्रेजिक एक्टर्स। अब इसके बेस पर आपको बताना है कि ये एग्जिस्टेंशियल फैलेसी का एग्जाम्पल है, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस होगा, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर टर्म होगा, या फिर फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। तो ये भी हमने नाम से याद किया था, ठीक है। फॉर्मल फैलेसीज में हमने नाम से कनेक्ट करके चीज़ों को याद किया था। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी में हमने देखा था कि एग्जिस्टेंशियल फैलेसी तब होती है जब दोनों प्रीमाइसेस यूनिवर्सल होती हैं और उसके बेस पर हम पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रीमाइस 1 तो यूनिवर्सल है, क्योंकि ऑल एंड नो, ऑल एंड नो का जो केस होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल, ठीक है। और जो सम वाला केस होता है वो क्या होता है? पर्टिकुलर, ये हमने पढ़ा था। अब ये प्रीमाइस 1 तो यूनिवर्सल है, लेकिन प्रीमाइस 2 क्या है? पर्टिकुलर। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल फैलेसी नहीं होगा। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कब होता? जब दोनों प्रीमाइस यूनिवर्सल होती, या तो ऑल होता या फिर नो होता। सेकेंड, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस में हमने क्या देखा था कि अगर दोनों प्रीमाइसेस निगेटिव हैं, अगर दोनों प्रीमाइसेस निगेटिव हैं, क्या दोनों प्रीमाइसेस निगेटिव हैं? यस, बिल्कुल निगेटिव हैं। अगर दोनों प्रीमाइस निगेटिव हैं, उसके बेस पर हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है तो वो है फैलेसी। और कौन सी फैलेसी? फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। तो देखो यहाँ पर प्रीमाइस 1 भी निगेटिव है, प्रीमाइस 2 भी निगेटिव है, और उसके बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, यानी यहाँ पर आंसर होगा फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। थर्ड वन, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर में हमने क्या देखा था कि अगर मेजर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। और फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म में हमने क्या देखा था कि मिडिल टर्म अगर एक प्रीमाइस में कम से कम एक प्रीमाइस में मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूटेड होना ज़रूरी है। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग फॉर्मल फैलेसीज वाली क्लास एक बार ज़रूर से देख लेना, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके हर एक चीज़ की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस, इफ बोथ प्रीमाइसेस आर नेगेटिव देन नो कंक्लूजन, ठीक है। अगर दोनों प्रीमाइसेस नेगेटिव हैं तो हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, ये होता है फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। या इसकी जगह अगर आपको फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमाइस लिखा हुआ दिखाई देता है तो वो भी इसी का नाम है दूसरा। नेक्स्ट, ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस कार आर मेड ऑफ मेटल, therefore the whole car is made of metal. Which of the following fallacies is committed in this argument? All the parts, जितने भी पार्ट्स हैं कार के वो मेटल के बने हुए हैं, इसीलिए हमने कंक्लूजन क्या दिया कि होल कार इज मेड ऑफ मेटल। पार्ट सारे मेटल के बने हुए हैं तो होल कार किसकी होगी? मेटल की। अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास ली है तो मैंने हाईलाइट कर दिया है कीवर्ड्स को, आप उससे पहचान सकते हो कि कौन सी फैलेसी यहाँ पर हो रही है। फैलेसी ऑफ डिवीज़न होगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होगा, फॉल्स डिलेमा होगा, या फिर स्ट्रोमैन फैलेसी होगा। तो फैलेसी ऑफ डिवीज़न और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि फैलेसी ऑफ डिवीज़न कब होती है? फैलेसी ऑफ डिवीज़न तब होती है जब हम, फैलेसी ऑफ डिवीज़न कब होगी? जब हम होल से पार्ट की तरफ मूव करेंगे। और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कब होगी? जब हम पार्ट से होल की तरफ मूव करेंगे। अब देखो,
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्ट्स की बात की जा रही है और उसके बाद होल की तरफ मूव किया जा रहा है, पार्ट से होल की तरफ। क्या होगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज़ हम सच मानते हैं पार्ट्स के लिए, किसी भी चीज़ के पार्ट्स के लिए अगर हम कोई चीज़ ट्रू मान रहे हैं तो हम उसको एज अ होल के लिए भी ट्रू मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रहा है कि जितने भी पार्ट्स हैं कार के वो मेटल के बने हुए हैं, और इसीलिए हमने कंक्लूजन दे दिया कि पूरी ही कार मेटल की बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके टायर भी होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मेटल की नहीं हैं। तो इसलिए इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं उनमें फैलेसी होती है। और कौन सी फैलेसी होती है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, क्योंकि पार्ट से होल की तरफ हम यहाँ मूव कर रहे हैं। और अगर होल से पार्ट की तरफ मूव करते तो आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर 1, फैलेसी ऑफ डिवीजन। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इसको एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ भी सकते हो कि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कब होती है, व्हेन समवन एज्यूम्स दैट समथिंग दैट इज ट्रू फॉर द पार्ट्स ऑफ अ ग्रुप इज आल्सो ट्रू फॉर द होल ग्रुप। ठीक है, इसके बहुत से एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट, नेम द फैलेसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट। ऑल हाउस होल्ड पेट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रीमाइस 1 है। प्रीमाइस 2 है, नो यूनिकॉर्न्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। और उसके बेस पर कंक्लूजन क्या दिया गया है, देयरफॉर सम यूनिकॉर्न्स आर नॉट हाउस होल्ड पेट्स। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल होगा, ये फॉर्मल फैलेसी का क्वेश्चन है। अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइसेस होगा, एक्सक्लूसिव फैलेसी होगा या फिर एग्जिस्टेंशियल फैलेसी होगा। एक्सक्लूसिव फैलेसी और एग्जिस्टेंशियल फैलेसी ये दोनों मैंने आपको अभी समझाई थी। तो देखो, ये क्या है, यूनिवर्सल, ये क्या है, यूनिवर्सल। दोनों यूनिवर्सल हैं, हमने अच्छे से देखा। ऑल या नो वाला जो केस होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल। और सम वाला जो केस होता है जैसे ये है, ये क्या होता है, पर्टिकुलर। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रीमाइस 1 है यूनिवर्सल, प्रीमाइस 2 भी है यूनिवर्सल, और उसके बेस पर कंक्लूजन क्या दिया गया है, पर्टिकुलर। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। ठीक है, जैसा कि अभी हमने समझा था कि जब दोनों प्रीमाइसेस यूनिवर्सल होंगी और उसके बेस पर हम कंक्लूजन दे रहे हैं पर्टिकुलर, तो वो क्या होगा, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आपको सारी फैलेसीज के बारे में अच्छे से पता है तो आप देखते ही आंसर कर दोगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर्मल फैलेसीज के केस में, क्योंकि इसमें जो नाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। कुछ स्टूडेंट को तो ये समझ ही नहीं आता है। तो जिन भी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है, अगर आप फॉर्मल फैलेसी वाली क्लास देखोगे ना तो आपको एक बार में सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। और अगर फिर भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप एक बार दोबारा से उस क्लास को देखना, 2 बार में आपकी सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा फॉर्मल फैलेसीज के सारे टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि बोथ यूनिवर्सल प्रीमाइसेस कैन नॉट कंक्लूड पर्टिकुलर कंक्लूजन। यदि दोनों प्रीमाइस यूनिवर्सल हैं, यानी ऑल या फिर नो वाला केस है दोनों प्रीमाइस में, तो कंक्लूजन कभी भी पर्टिकुलर नहीं हो सकता कि ऑल या नो था हमारा प्रीमाइस और उसके बेस पर हमने सम वाला कंक्लूजन दे दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑल है, दोनों यूनिवर्सल हैं और उसके बेस पर सम वाला अगर हम कंक्लूड कर रहे हैं, पर्टिकुलर कंक्लूड कर रहे हैं, तो वो होगा एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय अ गोल्डन पेयर ब्रांड फोन। Golden pair phones look good in one's hand and all the Bollywood stars can be seen carrying them these days. यहाँ पर आपसे कहा गया है कि बेशक आप गोल्डन पेयर ब्रांड का फ़ोन खरीदना चाहिए आपको, क्योंकि आजकल सभी लोग गोल्डन पेयर फ़ोन हाथ में लेते हैं और ख़रीदते हैं और उनके हाथ में अच्छे लगते हैं। जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं गोल्डन पेयर ब्रांड्स के फ़ोन को। तो इसको आप क्या कहोगे, रेड हेरिंग फैलेसी। रेड हेरिंग फैलेसी में हमने क्या समझा था, जब डिस्ट्रैक्ट करने की बात की जा रही है, तो क्या यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने की बात की जा रही है, आपका ध्यान भटकाने की बात की जा रही है? जी नहीं। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट भी नहीं होगा। ठीक है, अपील टू फोर्स, यहाँ पर आपसे फोर्स नहीं किया जा रहा, आपको ये मजबूर नहीं किया जा रहा कि आप ज़रूर खरीदिए, यहाँ पर आपको मजबूर नहीं किया जा रहा, तो अपील टू फोर्स भी नहीं होगा क्योंकि इस टाइप की कोई फैलेसी हमने पढ़ी नहीं है। लास्ट वन इज अपील टू पीपल या फिर आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम। पॉपुलम से मैंने आपको याद कराया था कि पॉपुलम यानी पॉपुलर या फिर पॉपुलेशन। कोई काम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कर रही है, कोई काम या पॉपुलर लोग कर रहे हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई ये सेलिब्रिटी इस काम को कर रहे हैं तो आप भी करो, या फिर इतने ज़्यादा लोग या सभी लोग आजकल
कार खरीद रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपको भी करनी चाहिए। यानी कि या तो पॉपुलर लोग या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन किसी काम को कर रही है, तो आपसे भी ये कहा जाता है कि आप भी वो काम कीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है, अपील टू पीपल या फिर आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम। और यहाँ पर यही इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अपील टू पीपल। कि बेशक आपको गोल्डन पेयर ब्रांड का फ़ोन खरीदना चाहिए, और वो हाथ में आजकल अच्छे भी लगते हैं, और ज़्यादातर बॉलीवुड स्टार्स उनको आजकल कैरी भी कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, अपील टू पीपल। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका दिसंबर 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। देखो फैलेसी से रिलेटेड आपको, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी है, किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है, फैलेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। इसीलिए फैलेसी वाले टॉपिक को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कई बार मिस हो जाता है कि नहीं पूछते हैं, लेकिन फैलेसी से रिलेटेड अभी तक हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज गुड फॉर ईच इंडिविजुअल टाइप ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी बैड फॉर इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज गुड, जो कि अच्छा है, फॉर ईच इंडिविजुअल टाइप ऑफ बिजनेस, इंडिविजुअल टाइप ऑफ बिजनेस के लिए जो अच्छा है, कैन नॉट बी बैड, वो बुरा नहीं हो सकता, किसके लिए, इकोनॉमी एज अ होल के लिए, यानी कि होल इकोनॉमी के लिए भी वो बुरा नहीं हो सकता। तो इसको आप क्या कहोगे, रेड हेरिंग फैलेसी। देखो सबसे पहले तो आप होल और पार्ट से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर होल की बात की जा रही है, और मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी होल या पार्ट वाली बात आ गई वहाँ फैलेसी ऑफ डिवीजन और कंपोजिशन वाला केस हो सकता है। तो रेड हेरिंग फैलेसी होगा इसका, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, स्लिपरी स्लोप या फिर फॉल्स कोज। देखो यहाँ पर कारण गलत नहीं दिया गया है, किसी भी कारण गलत देने की बात नहीं की जा रही है, ये कट हो जाएगा। ध्यान भटकाने की भी बात नहीं की जा रही है, डिस्ट्रैक्ट करने की बात नहीं की जा रही है, तो रेड हेरिंग भी नहीं होगा। स्लिपरी स्लोप भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, वो भी नहीं होगा। यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, यानी एक पार्ट की बात की जा रही है, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बाद एज अ होल की बात की जा रही है। ठीक है, तो पार्ट से होल की तरफ जब भी हम मूव करते हैं तो वो क्या होता है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। मैंने आपको कैसे बताया था, डिवीजन मीन्स टूटना और कंपोजिशन मीन्स एक तरीके से जुड़ना। तो जब आप पार्ट से, ये पार्ट्स हैं, ये ईच इंडिविजुअल है, ऐसा मान लीजिए ये ईच इंडिविजुअल है, और इससे आप एज अ होल कंपोज कर रहे हो, तो वो क्या होगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। नेक्स्ट, no one has been ever able to prove that glaciers in the Arctic region are melting because of global warming. Therefore, glaciers in the Arctic region must be melting on their own. Which fallacy is committed in the above statement? यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि किसी ने भी अभी तक ये प्रूव नहीं किया है कि ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक रीजन आर मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आर्कटिक रीजन में जो ग्लेशियर्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहे हैं, ये अभी तक किसी ने भी प्रूव नहीं किया है। ठीक है, सिद्ध नहीं किया है। देयरफॉर ग्लेशियर्स इन द आर्कटिक रीजन मस्ट बी मेल्टिंग ऑन देयर ओन। इसीलिए कंक्लूजन क्या दिया गया है कि ग्लेशियर्स इन आर्कटिक रीजन मस्ट बी मेल्टिंग, वो मेल्ट हो रहे हैं ऑन देयर ओन, यानी कि वो खुद ही मेल्ट हो रहे हैं, क्योंकि किसी ने प्रूव ही नहीं किया कि वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो खुद ही मेल्ट हो रहे हैं। तो इसमें किस तरह की फैलेसी क्रिएट की गई है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट होगा, स्लिपरी स्लोप होगा, हेस्टी जनरलाइजेशन होगा, या फिर अपील टू इग्नोरेंस। तो मैंने देखो आपको क्या कीवर्ड बताया था, जहां भी प्रूफ की बात आ जाए, ये लिखा हुआ है प्रूफ, यानी कोई भी व्यक्ति किसी चीज को सच प्रूव नहीं कर सकता, इसीलिए आप उसको झूठ मान लेते हो, या कोई झूठ नहीं सिद्ध कर सकता तो आप उसको सच मान लेते हो, यानी आप इग्नोर कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, अपील टू इग्नोरेंस। तो इस तरीके से कहीं पर भी प्रूफ वाली बात आ जाए तो वहाँ क्या होगा, अपील टू इग्नोरेंस। हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी में कोई चीज़ जनरलाइज नहीं की गई है बाकी चीज़ों पर। स्लिपरी स्लोप का भी कोई एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट भी नहीं है, सीधा सीधा आंसर है अपील टू इग्नोरेंस। तो अगर आप लोगों ने क्लासेस अच्छे से देखी होती और अच्छे से फैलेसी वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर किया था, तो जिसका भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसका 100% करेक्ट हुआ होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, अपील टू इग्नोरेंस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल फैलेसीज इज कमिटेड इन द गिवन आर्ग्यूमेंट। ये भी फॉर्मल फैलेसीज से रिलेटेड है। ऑल स्नैक्स आर रेप्टाइल्स,
यानी सभी सांप सरीसृप हैं। सम स्नेक्स आर पॉइजनस क्रिएचर्स, देयरफॉर ऑल पॉइजनस क्रिएचर्स आर रेप्टाइल्स। अब यहाँ पर कौन सी फैलेसी हुई है? फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर टर्म, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, या फिर फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स कब होती है? जब 3 की जगह 4 टर्म्स होते हैं। हमेशा आर्ग्यूमेंट में 3 टर्म्स होते हैं। देखो यहाँ पर स्नेक एक टर्म ये हो गया, रेप्टाइल्स एक ये हो गया रेप्टाइल्स, और एक हो गया पॉइजनस क्रिएचर्स। 3 ही टर्म्स हैं और हर एक टर्म 2 बार रिपीट होता है। ये हमने पढ़ा था रूल में कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में 3 टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे और वो 2 बार रिपीट होंगे। स्नेक्स 2 बार रिपीट हुआ है, रेप्टाइल्स भी 2 बार रिपीट हुआ है, पॉइजनस क्रिएचर्स भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स तो नहीं होगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कट हो गया। उसके बाद फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म देखते हैं। फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म का मतलब होता है कि अगर कंक्लूजन में जो मेजर टर्म है, रेप्टाइल से यहाँ पर मेजर टर्म, पॉइजनस क्रिएचर से यहाँ पर माइनर टर्म। मेजर टर्म माइनर टर्म हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो अगर कंक्लूजन में मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मेजर टर्म है रेप्टाइल्स, कंक्लूजन में क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले या तो नो आना चाहिए था या फिर नॉट आना चाहिए था। तो ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो फर्स्ट वाला भी नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सेकेंड इज फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर टर्म। अब माइनर टर्म देखते हैं। माइनर टर्म क्या है? ऑल पॉइजनस क्रिएचर्स। ये यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ऑल, नो या नॉट अगर आ रहा है मेजर टर्म या माइनर टर्म से पहले तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर ऑल आ रहा है। क्या पॉइजनस क्रिएचर्स से पहले प्रीमाइस में भी ऑल आ रहा है? नहीं आ रहा है। ना ही ऑल आ रहा है, ना ही नो आ रहा है, ना ही नॉट आ रहा है। यानी कि जो सब्जेक्ट है या फिर जो माइनर टर्म है हमारा पॉइजनस क्रिएचर्स, वो कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे पहले ऑल है, लेकिन प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो कि होना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर फैलेसी होगी, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर टर्म। अगर माइनर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? जिससे भी पहले ऑल, नो या फिर नॉट, अगर ये तीनों वर्ड किसी भी मेजर या माइनर टर्म से पहले आ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर किसी भी मेजर टर्म या माइनर टर्म से पहले अगर सम आ रहा है तो वो क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर टर्म। फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर देखो, इफ माइनर टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन। अगर माइनर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइनर टर्म क्या होता है? ये। मेजर टर्म क्या होता है? जो लास्ट में आता है। अब ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि इससे पहले नो आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रीमाइस में है यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि इससे पहले ना तो नो आया है ना ही नॉट आया है। तो ये क्या होता है? फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। ठीक है, माइनर टर्म को डिस्ट्रीब्यूटेड होना ज़रूरी है अगर वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। Which of the following prepositions is obverse of and logically equivalent to some men are honest? ये जो आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, लॉजिकली इक्विवेलेंट, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जून वाले एग्जाम में, दिसंबर वाले एग्जाम में, दोनों ही एग्जाम में लॉजिकल इक्विवेलेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा गया है। तो लॉजिकल इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं ऑब्वर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन, जिसकी मैं एक क्लास ऑलरेडी ले चुकी हूँ और जल्द ही हम उसकी एक अगली क्लास भी करेंगे। मतलब जून वाले एग्जाम के लिए भी हम अलग तरीके से पढ़ेंगे ऑब्वर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन को विद मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सम मैन आर ऑनेस्ट। अगर ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है तो इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा? लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो बात ये सेंटेंस कह रहा है वही बात इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है। सम मैन आर डिसऑनेस्ट होगा, सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट होगा, नो मैन आर डिसऑनेस्ट होगा, या फिर सम डिसऑनेस्ट पीपल आर नॉट मैन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, सीधा सीधा पूछा गया है यहाँ पे ऑब्वर्स। एक होता है ऑब्वर्जन, ठीक है, एक होता है कन्वर्जन और एक होता है कॉन्ट्रापोजिशन। ये तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इन तीनों का डिफरेंस अच्छे से पता है, आपको इसका रूल पता है, तो लॉजिकल इक्विवेलेंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर पूछा गया है ऑब्वर्स यानी ऑब्वर्जन।
ओवर्जन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्वालिटी चेंज करते हैं। सम मैन आर ऑनेस्ट, इसकी क्वालिटी क्या है कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसको आपको निगेटिव में चेंज करना होगा। सम वाले केस को निगेटिव में कैसे चेंज करोगे, सम नॉट से बदल के, ठीक है। तो आप देखो सम मैन आर ऑनेस्ट है, तो देखो सम के साथ नॉट कहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, तो दो में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो एक तो ए कट जाएगा और सी कट जाएगा, क्योंकि हमें सम के साथ नो चाहिए अगर हमें क्वालिटी चेंज करनी है। तो सम मैन आर ऑनेस्ट था, सम नॉट हमने ढूंढ लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रेडिकेट होता है ऑनेस्ट, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। अगर ऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट, गुड है तो नॉन गुड, ठीक है, हेल्दी है तो नॉन हेल्दी, उस तरीके से प्रेडिकेट को कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है। तो देखो ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट कहाँ हो रहा है, यहीं पर हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये भी कट हो जाएगा। आंसर मिल जाएगा हमें ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले क्वालिटी चेंज कर दीजिए। सम वाला केस है तो सम नॉट में चेंज कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। ऑल वाला केस है तो नो में चेंज कर दीजिए, नो वाला केस है तो ऑल में चेंज कर दीजिए। निगेटिव को पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव को निगेटिव कर दीजिए, क्वालिटी चेंज कर दीजिए। सबसे पहले क्वालिटी चेंज कर दी, उसके बाद जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट कहाँ होता है, लास्ट में, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दीजिए। गुड है तो बैड कर दीजिए, ऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर देखो डिसऑनेस्ट कर दिया, तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। सम मैन आर ऑनेस्ट, सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट, दोनों का बात, दोनों ही सेंटेंस का एक ही मीनिंग है। ये होता है ऑब्वर्स का रूल। उसी तरीके से कॉन्ट्रापोजिशन एंड कन्वर्जन, उनका रूल अलग होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम मैन आर नॉट डिसऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, fallacy in which a proposition is held to be true just because it has not been proved false, और false just because it has not been proved true। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको आप एक बार देख लेना कि इस तरीके से भी थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पहले ही हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, क्योंकि यहाँ पर प्रूव करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is defined as a type of irrelevant conclusion fallacy in which a distracting element is introduced to obscure an opponent's position? निम्नलिखित में से किसे एक प्रकार का अप्रासंगिक निष्कर्ष भ्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रतिद्वंदी या फिर अपोजिशन की स्थिति को अस्पष्ट करने के लिए एक विचलित करने वाला तत्व पेश किया जाता है। सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज समझ लेनी है कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट, यानी कि ध्यान भटकाने वाला तत्व। जहाँ भी ध्यान भटकाने वाला तत्व आ जाएगा, वहाँ पर मैंने आपको बताया था इस एक कीवर्ड से आपको पहचान लेना है, वहाँ पर होगा रेड हेरिंग फैलेसी। अपील टू इमोशन नहीं होगा, यहाँ पर कोई इमोशन वाली बात नहीं की जा रही है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा है कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ये जॉब दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यहाँ पर अथॉरिटी की भी बात नहीं है कि कोई अथॉरिटी या फिर कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी किसी चीज़ को कह रहा है कि आप इसको यूज़ करो, जबकि वो उसके बारे में खुद जानता भी नहीं, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है। आर्ग्यूमेंट एड होमिनम, यानी कि किसी की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक पर भी यहाँ पर कोई भी वार नहीं किया गया है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट जहाँ भी आ जाएगा, यानी कि मेन मुद्दे से अगर भटकाने की कोशिश की जा रही है, आपको ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और किसी और ही तरफ आपका ध्यान किया जा रहा है, वहाँ पर होता है रेड हेरिंग फैलेसी। तो यहाँ पर इस कीवर्ड से आपको पहचान लेना था। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, रेड हेरिंग फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन इग्नोर्स अ पोजीशन ऑन एन इशू एंड इंस्टेड exaggerates, misrepresents और create a distorted version of that position, we call this a। जब कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर किसी स्थिति को नज़रअंदाज करता है और उसके बजाय उस स्थिति को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है या गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, तो उसको आप क्या कहोगे। यानी क्या किया जा रहा है कि जो अपोजिशन है, जो सामने वाले व्यक्ति है, उसकी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है और उसकी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है बढ़ा चढ़ाकर, तो उसको स्ट्रोमैन फैलेसी कहेंगे, पोस्ट हॉक फैलेसी कहेंगे, A2QQ फैलेसी कहेंगे, या फिर अपील टू पिटी कहेंगे। स्ट्रोमैन फैलेसी मैंने आपको बताया था, स्ट्रोमैन फैलेसी का मतलब होता है कि जब दूसरे व्यक्ति के या दूसरे पर्सन की, सामने वाले पर्सन की बात को हम झुठलाने की कोशिश करते हैं या फिर उसकी बात को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहा तो जा रहा है आपसे कुछ और, गाइडेंस दी जा रही है आपको किसी और चीज़ के बारे में, और आप उल्टा उसको ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। अभी एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, तो वहाँ होता है स्ट्रोमैन फैलेसी।
तो जहाँ पर भी मिसरिप्रेजेंट करने की बात की जाए या फिर डिस्टोर्टेड वर्जन यानी कि एक झूठा संस्करण प्रस्तुत करने की बात की जाए, वहाँ होता है स्ट्रोमैन फैलेसी। स्ट्रोमैन फैलेसी हमने कैसे याद किया था कि जैसे कि किसान के खेत में इस तरीके से एक पुतले टाइप का टांग दिया जाता है, वो कैसा होता है, झूठा होता है और धोखा देने के लिए होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक झूठा रूप होता है, व्यक्ति का झूठा रूप होता है ताकि वहाँ पर जो बर्ड्स वगैरह हैं वो ना आ सकें। उसी तरीके से सामने वाले व्यक्ति की बात को जब हम झुठलाने की कोशिश करते हैं और गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर होता है स्ट्रोमैन फैलेसी। पोस्ट हॉक फैलेसी नहीं होगा, वो मैंने आपको अभी समझाया था। टू क्यू क्यू फैलेसी का मतलब होता है कि जब आपसे अगर कोई ये कह रहा है आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और आप उससे ये बोल रहे हो कि भाई तुम तो खुद सालों से स्मोकिंग कर रहे हो तो तुम हमें क्यों एडवाइस दे रहे हो कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तुम तो खुद पीते हो। तो टू क्यू 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 जो होगा आर्ग्यूमेंट, उसका क्या मतलब होगा, यू टू यानी कि आप भी तो, वो होता है टू क्यू क्यू आर्ग्यूमेंट। और अपील टू पिटी क्या होता है, यानी एक तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, वो होता है अपील टू पिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रोमैन फैलेसी। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो। When a person ignores a position on an issue and instead exaggerates, misrepresents or creates a distorted version of that position, we call this a strawman fallacy. जैसे यहाँ पर ये स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हमें स्कूल बजट को एग्जामिन करने की ज़रूरत है ताकि एक्स्ट्रा जो वेस्ट हो रहा है उसको कट ऑफ किया जा सके, उसको कम किया जा सके। तो ये जो व्यक्ति हैं इनको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति तो हमारे बच्चों को भूखा मारना चाहता है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमैन फैलेसी, दूसरे व्यक्ति की बात को मिस रिप्रेजेंट करना। ठीक है, वहां पर क्या होगा, स्ट्रोमैन फैलेसी या स्ट्रोमैन आर्ग्यूमेंट। अब ये लास्ट में आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। द फैलेसी ऑफ फॉल्स डिलेमा इम्प्लाइज दैट, फॉल्स डिलेमा का क्या मतलब होगा, गिविंग ओनली 2 ऑप्शंस आउट ऑफ मैनी, हैविंग 2 अनकम्पेरेबल ऑप्शंस, यूजिंग मोरल आर्ग्यूमेंट इन इक्विटेबल सेंस, या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और उसके साथ ही ये भी बताना कि आज के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए या नहीं आए, या आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लासेस पहुँच सकें। देखो, जब ऑफलाइन क्लास होती है ना तो सामने स्टूडेंट बैठे होते हैं, उनसे फीडबैक मिल जाता है टीचर्स को कि वो कैसा पढ़ा रहा है। लेकिन जब कोई टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है तो उसके लिए फीडबैक क्या होता है कि आप कितने अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो, कैसे कमेंट्स कर रहे हो। ये सारी चीज़ें फीडबैक का काम करती हैं एक ऑनलाइन टीचर के लिए। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।